तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये है 1994 में आया हुआ सवाल। 6 रजिस्टर हैं 3 ओम के, ईच आर कनेक्टेड अलॉन्ग द साइड ऑफ हेक्सागन। 3 रजिस्टर ऑफ 6 ओम के हैं, ठीक है। हेक्सागन की साइड है, जैसे ये 3 3 3 और फिर बाद में 6 6 6 लगाया हुआ है, ठीक है भाई। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बताओ। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में फाइंड करना है आपने ए और बी के अक्रॉस कितना इक्विवेलेंट बनेगा। तो बहुत सिंपल है, इस तरह के सवाल में आपको हमेशा क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहले सबसे छोटा लूप सेलेक्ट करना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब कैसे सेलेक्ट किया जाए उस लूप को, तो देखो ध्यान से, ए और बी के अक्रॉस निकालना है, उसको मार्क कर लिया। अब इससे जो सबसे दूर लूप है, यानी इससे सबसे दूर कौन सा है, ये वाला, तो इस वाले को पहले सॉल्व करना है, फिर इसके बाद ये करना है, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, और आपका आंसर आ जाएगा। कोई बच्चा अगर उल्टा सॉल्व करना स्टार्ट करता है तो उल्टा सॉल्व करेगा तो वो 100% क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जैसा पैटर्न बनाया गया है, जब जो सबसे दूर लूप है उसको पहले सॉल्व करो, फिर आंसर करते जाओ। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, अब देखते हैं क्या करना है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। चलो यहाँ पे ये पॉइंट मार्क कर दिया और स्टार्ट। देखो ये 3 है और ये 3 है, दोनों सीरीज में है, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पर मुझे पहुँचना था। 3 और 3 हो गए 6 सीरीज़ का, और ये भी 6, तो दोनों पैरेलल में रखते हैं ना। अगर सेम सेम हो तो जितना भी नंबर है, जैसे 6 6 दोनों का है, तो हम उसका आधा आंसर बोल देते हैं। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाता है, इसका पूरा 3 आ जाता है, ठीक है भाई। देखो ये 3 आया, और ये 3 नया कलर यूज़ कर लेते हैं, ये 3 और ये 3 भी इसके साथ क्या है, सीरीज़ में है। तो ये फिर से कितना हो गया 6, और इसके साथ ये 6, फिर से ये क्या बन जाएगा 3, बहुत सही। तो ये फिर से 3 बन गया, ठीक है ना। सिंपल सा ट्रिक, अगर सेम सेम पैरेलल में लगे होते हैं, जैसे ये पैरेलल में ये लगा 6 और ये, तो इसका आधा आ जाता है, आंसर 3 आ जाता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, अगर 3 लगे होते हैं तो उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं उसी नंबर को, 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 2, जहाँ पे जैसे 2 लगे। अब इस वाले लूप को अगर मैं सॉल्व करूँ, यहाँ पे देखो ये 3 आया है, अभी हमारा नया कलर यूज़ करना चाहिए, ये वाला 3 आया है और ये भी 3 है, तो ये 3 और 3 कितना हो गया 6, फिर से ये 6 हो गया, और 6 इसके साथ फिर से पैरेलल में है, तो ये कितना आ गया, फिर से इसका 2 आ गया, सॉल्व करके 2 आ गया भाई, ठीक है। सॉरी 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, अच्छा ये भी 3 आ गया। अब ये 3 है और ये भी 3 है, तो ये भी आपस में किसके हैं, सीरीज़ में। फिर इसके साथ ये 3 है, तो 3 और 3 फिर से कितना हो गया 6। अब हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये डिफरेंट है, तो इसको सॉल्व करके हम देख लेते हैं कितना आता है। तो देखते हैं फटाफट निकाल के, पैरेलल में 1/r नेट इज़ इक्वल टू 1/, यहाँ से अपना आया था 6 प्लस 1/, ये आया था 3, तो इसको हमने एलसीएम लिया तो ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ गया प्लस 2 आ गया, तो ये आ गया 3/6 1/r। तो r नेट जो आया है आपका 6/3, यानी कि 2 इज़ करेक्ट आंसर। तो आंसर जो है आपका ए जो है करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 1993 में आया है, इसके बारे में सुनते हैं क्या है। ये क्वेश्चन में कह रहा है 3 रजिस्टर हैं, ठीक है, 4 ओम के हैं, आर कनेक्टेड टू फॉर्म ट्राइंगल, ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना होगा। तो एक डायग्राम छोटी सी बना लेते हैं, यहाँ पे ये ट्राइंगल बना दिया मैंने। अब इसमें हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। इसके किसी भी साइड में अभी यहाँ से जा रहा हूँ, तो इसके साथ अक्रॉस निकाल लेते हैं। सबके रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। तो देखो ये यहाँ से आप रास्ता अपना डिसाइड करोगे, तो देखो एक रास्ता ये है यहाँ तक पहुँचने का, तो ये हम जा रहे हैं, तो ये दोनों सीरीज़ में मिले मेरे को। तो 4 और 4 कितना हो गया, इसको सॉल्व करके 8। फिर उसके बाद ये उसके साथ किस में है, पैरेलल में है, तो बस ख़त्म, आंसर आ गया अपना। तो 1/8 1/8 प्लस 1/4 इज़ इक्वल टू 1/r। एलसीएम 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 + 1, तो यानी कि ये आ जाएगा अपना आंसर इज़ 8/3 इज़ करेक्ट आंसर। तो आंसर आपका जो है डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आया है 1993 में सवाल, इसको भी देखें बच्चों ध्यान से। इसमें कह रहा है करंट जो है थ्रू 3 ओम रजिस्टर 0.8 एम्पेयर है, करंट दिया हुआ है इसके अक्रॉस, कितना 0.8 एम्पेयर। फिर उसके बाद कह रहा है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर के कितना होगा। अब इसमें देखो हमें कोई हिंट नहीं दिया बैटरी का, तो बहुत अच्छा सवाल बन गया है, ईजी है, लेकिन चलो करते हैं। देखो यहाँ पे देखो पोटेंशियल निकल सकता है इसके अक्रॉस, हाँ कितना आ जाएगा, V = IR, V = IR 3 × 0.8, तो आंसर आ गया यहाँ पे 2.4। पोटेंशियल जो आया है यहाँ का भाई कितना आया 2.4 इसके अक्रॉस, तो आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा यहाँ का नीचे वाले का भी सेम रहेगा। अब यहाँ से मैं करंट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई। पोटेंशियल कितना है 2.4 IR, तो R नीचे भेज दिया, ये 6, तो कितना आ गया 0.6424 आ गया, करंट आ गई। अब नेट करंट तो यहीं से पास होगी ना, नेट करंट कितना हो गया 0.8 और 0.6, तो टोटल करंट हो गया 1.2 एम्पेयर,
ठीक है। अब करंट पता है मुझे, रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज आ जाएगा, बहुत सिंपल, V इक्वल टू आई आर 1.2 इंटू 4, तो 1248 यानी 4.8 वोल्टेज आपका आंसर है। तो आंसर कौन सा है? सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। अगला जो है 1990 में सवाल आया है। इन द नेटवर्क शोन इन फिगर ईच रेजिस्टेंस इज़ 1 ओम, ठीक है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस कितना होगा, ये निकालना है। देखो इस तरह के सवाल में आपने क्या करना है, एक सिमेट्री मेथड अप्लाई करना है। सिमेट्री मेथड क्या कहता है, ध्यान से सुनना। वो कहता है कि अगर आपको पता चलता है कि कोई एक डिज़ाइन एक जैसी दिखने वाली है तो वहाँ से कट कर लो, जहाँ पे बराबर बराबर हिस्से इसके डिवाइड हो जाएं। तो देखो ऐसा मैंने कर दिया है। अब ये जो लाइन मैंने बीच में से बनाई है, देखो इधर भी वैसा ही डिज़ाइन बन रही है, लेकिन ये जो 1 ओम था इधर, ये अब आधा हो जाएगा इधर, और इधर भी आधा हो जाएगा। अच्छा, आप ये जो हिस्सा अगर आधा सॉल्व कर लेते हो तो इसको डबल कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ से थोड़ा रब कर देता हूँ, ज़्यादा खिचड़ पिचड़ बन गया था, अब ठीक है। अब ये आपका जो इस वाले हिस्से को हमने बना लिया, ए लिख दिया है, और दूसरा जो नया नाम लिखा है ना, उसका हमने नाम दे देना एक्स। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इधर एक आधी रेजिस्टेंस है, हाफ बनाना है, हाफ ओम, 1 ओम हाफ ओम। फिर इधर से एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इस जो तार को हमने बनाया ना, इसका नाम सबका एक ही टर्मिनल का देंगे एक्स, ठीक है ना, एक्स नाम दे देना भाई। और यहाँ पे आ गया इधर एक, ये एक आ गया, ठीक है। अब देखो सिंपल हो गया है, ये पूरा एक्स है, तो पहले हमें इस वाले को सॉल्व करना चाहिए। इधर से जाने के लिए ये वाली चीज़ सॉल्व होगी, तो ये पूरा का पूरा एक तार बन जाएगा, ठीक है ना। इसको बच्चों ध्यान से सुनो, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, तो इसका नाम कुछ अलग आ जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो भाई क्या बना हमारा, एक नई डायग्राम देख लो। यहाँ पे नाम ए रख दिया, यहाँ पे बी। अब इसके नामकरण कर दो, यहाँ पे नामकरण में इसका नाम हमने ए ही रखना है। यहाँ पे देखो ये एक्स हो गया, ये भी ऊपर वाला एक्स है, तो यहाँ पे एक्स नाम रखो, बी नहीं एक्स, ठीक है। अब हम अगला वाला यहाँ पे देखो बीच में गैप आया, तो इसका नाम कुछ और रखना पड़ेगा, सी रख दिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका क्या क्या सर्किट बनता है। ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ठीक है, बना दिया एक रेजिस्टेंस 1 ओम का। फिर उसके बाद ए और एक्स के बीच में एक, ठीक है, बना दिया ए और एक्स के बीच में एक। फिर अगला जो है ये वाला हाफ ओम का था, सी और एक्स के बीच में है तो वो हाफ ओम का है, ये बना दिया हाफ ओम का, ठीक है। और देखो बस 1 2 3 एक और है, सी और एक्स यानी यहाँ से एक और बनाना पड़ेगा मुझे, ये वाला बना दिया मैंने 1 ओम का, ठीक है ना। सारे के सारे सर्किट बना लिए, अब इनको ईजी तरीके से सॉल्व करना है। देखो कैसे, अब ये दोनों सर्किट पहले सॉल्व करना है, क्योंकि पैरेलल और सीरीज़ का पैरेलल में कॉम्बिनेशन है दोनों। 1/2 करके ऐड करेंगे, प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1/, इसका आर लिख दिया है नाम, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 ऊपर चला गया, एलसीएम आ गया 2 + 1 1/r, तो ये आ गया 3, तो ये आ गया इधर को सॉल्व करके इस साइड को 1/3, इस वाले हिस्से का आया 1/3। अच्छा, ये 1/3 इसके साथ सीरीज में है, तो इसको डायरेक्टली ऐड कर लेना है। तो ये वाला जो नंबर बन जाता है यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1/3 + 1, तो ये बन गया अपना एलसीएम वगैरह लेके 4/3। इस लाइन का हमने पूरा निपटा दिया, ये वाला हिस्सा 4/3 इसका आ गया है। अब ये जो 4/3 है इस वाले के साथ क्या है, पैरेलल में, तो पैरेलल में फिर से अपान में हमें ऐड करना पड़ेगा। तो भाई एक बारी फिर से अपान में ऐड करके देख लेते हैं। 1/4/3 + 1/1 इज इक्वल टू 1/r। तो इसको हम सॉल्व करें, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला गया, अपान 4 है, प्लस 1 और ये 1/r। एलसीएम लेते हैं तो ये 7 हो जाता है ऊपर, और एलसीएम के बाद जो r की वैल्यू आई वो 4/7 आ गई। अच्छा, अब ये वाला जो आया है अपना आधा हिस्सा आया है। मैंने अभी तुम्हें समझाया है कि इस वाले का जब आधा आप सॉल्व कर लेते हो तो उसी को आपने डबल कर लेना है। इस वाले को आपने सॉल्व कर दिया आधा, तो इसका आया अपना 4/7, तो इसका डबल कर देना है पूरे के लिए। तो RAB जो नेट आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 × 4/7, तो आंसर आ जाता है 8/7 इज़ करेक्ट आंसर। तो D इज़ ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। 1990 में आया है। यू आर गिवन सेवरल आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, ईच जो है उसकी वैल्यू है 10 ओम एंड ईच कैपेबल ऑफ ए कैरिंग ए मैक्सिमम करंट ऑफ ए 1 एम्पेयर। कितना करंट लेके जा सकते हैं, 1 एम्पेयर का। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए सुइटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम का हमें नेट कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। और कितने रेजिस्टेंस हैं यहाँ पे, 10 ओम के हैं, ये नहीं बताया कितने हैं, ठीक है ना। विच कैन कैरी ए करंट ऑफ, जो मैक्सिमम करंट लेके जा सके 4 एम्पेयर की, ठीक है। तो द मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द R टाइप दैट विल बी रिक्वायर्ड टू दिस जॉब।
तो इसको करने के लिए कितने रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। सवाल समझ आ गया? बिल्कुल। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 10 ओम का रेजिस्टेंस है, हर एक को 1 एम्पेयर करंट झेल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, जल जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कितने का कॉम्बिनेशन बनाया जाए कि 4 एम्पेयर जो है नेट करंट मिल जाए। तो पहले एक बात बताओ, सिंपल सी एक बात है कि अगर मैं इनको पैरेलल में जोड़ना स्टार्ट करूँ, हर एक से 1 एम्पेयर करंट पास हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। 1 1 1 1, तो ये टोटल 4 एम्पेयर करंट बन गया। 4 तो यहीं से बन गया। अब लेकिन वो नेट रेजिस्टेंस की जो डिमांड कर रहा है वो 5 होना चाहिए। यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी 10 10 10 10, तो ये आएगी बच्चों 2.5। कैसे? मैंने कहा था ना जितने भी रेजिस्टेंस हैं अगर एक जैसे हैं और 4 हैं, 4 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ जाता है 2.5। इसको सॉल्व करके 2.5 आ गया। अच्छा अब ये बात बिल्कुल क्लियर कट हो गई। अगर ये आधा सर्किट है और ये 2.5 दे रहा है, इसी तरह का मैं एक और जोड़ दूँ, सेम 4 लगा देता हूँ, ऐसे ही 4 लगा दिया, 2.5 ये भी आ गया। इसके भी अगर 10 10 वैल्यू होगी तो ये कितना आ जाएगा? 2.5 10 10 10 10, तो ये कितना आ गया? फिर से इसकी वैल्यू आर नेट करके 2.5, तो 2.5 दोनों सीरीज में लग गए। अब देखो रिक्वायरमेंट कितनी थी? 5 की, तो बन गया ना 5 अपना 2.5, और ये दोनों को ऐड करेंगे सीरीज में तो कितना आ जाता है? ये अपना 5 आ जाता है। तो यानी यार ये वाली चीज़ तो सीधा निकल गई 5 ओम। और हमें करंट भी जो डिमांड में थी कि 4 एम्पेयर होनी चाहिए नेट करंट, देखो 4 यहाँ से इंटर करेगी तो 4 ही तो वापस यहाँ से निकलेगी, तो 4 एम्पेयर करंट भी है। तो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आएगी वो कितने होने चाहिए? वो आपके आंसर आ गए हैं 8, क्योंकि 4 यहाँ पे लगाए, 4 यहाँ पे, तो आंसर आ गया आपका 8, यानी सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1989 में ये सवाल आया है और इस सवाल में क्या कह रहा है ध्यान से सुनते हैं। 40 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, ठीक है, 40 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई के साथ इनको लगा दिया गया है। आफ्टर 1 बल्ब इज़ फ्यूज्ड, अगर एक बल्ब को अगर फ्यूज़ कर दिया गया या हो गया है तो द रिमेनिंग 39 आर कनेक्टेड अगेन इन ए सीरीज अक्रॉस द सेम सप्लाई, द इल्यूमिनेशन विल बी, यानी अब क्या होगा? पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा या कम होगा? कह रहे हैं अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो हम पूरे सेटअप को फिर से लगा देंगे और 39 बल्ब होंगे एक सीरीज़ में। तो इसमें सिंपल सी बात है, पहले आपका जो ये हिंट दिया हुआ है इसी से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको पहले पावर निकाल लेना कि पहले से कितना आ रहा है। पहले तो रेजिस्टेंस निकालो एक का, फिर उसके बाद 40 से मल्टीप्लाई करके आर नेट निकल जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, बल्ब का जो रेटिंग दिया हुआ है वो अपने पास रेटिंग नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम ऐसा कर लेते हैं उसको आर ले लेते हैं। रेजिस्टेंस हम कितना ले लेंगे? आर, हर एक बल्ब का। तो टोटल जो आर नेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 40 इंटू आर, क्योंकि 40 के 40 सीरीज में है। अब देखो पोटेंशियल तो कभी चेंज नहीं हो सकता, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। आर यहाँ पर कितना है? 40। तो भाई पावर की वैल्यू अब कंपेरिजन में दूसरे की बात करें, ये 1 है ये 2 वाला, तो वी स्क्वायर अपॉन 39 आर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है और यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से P2 का जो पावर होगा वो ज़्यादा होगा। P2 की पावर की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू P1। इस केस में अगर ऐसी बात हमें पता चल गई है तो वो कह रहे हैं कि द इल्यूमिनेशन विल बी, कहाँ पे ज़्यादा होगी चमक? ज़्यादा पावर जहाँ पे होगी वहीं पे होगी चमक। तो आंसर आपका जो आ जाता है वो है मोर विद 39 बल्ब्स देन 40, यानी कि बी इज़ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो देखते हैं क्या है। ये आया है हुआ सवाल है आपका 1989 का। एन जो है इक्वल रजिस्टर है, ठीक है, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आएगी? जब वो सीरीज में लगेगा, और मिनिमम रेजिस्टेंस कब आएगी? जब वो पैरेलल में लगेगा। तो बस इसको आप सॉल्व करो फटाफट, आंसर आपका आने वाला है। तो इसमें कुछ नहीं है, तो भाई पहले हमने सीरीज में रखा तो सीरीज में हम लिख देंगे उसके n टाइम्स आर आ जाएगा, क्योंकि n टाइम्स लग जाएगा, जुड़ जाएगा। पैरेलल में उसका कितना आ जाएगा? आर पी लिख दिया मैंने, वो आ जाएगा आर बाई एन। तो उल्टा करेंगे इसको सॉल्व करके, तो ये आर से आर उड़ गया, तो आंसर आ जाता है एन का स्क्वायर, यानी सीरीज अपान पैरेलल का रेशो जो आएगा वो एन का स्क्वायर आएगा, यानी आंसर जो है आपका सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2018 में आया ए सेट ऑफ एन इक्वल रजिस्टर, आप सबकी वैल्यू जो है आर है, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू बैटरी जिसकी वैल्यू है ई, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसका कैपिटल आर है। द करंट ड्रा आई, यानी कि नाउ द एन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी के साथ एन रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ दिया गया। तो फिर क्या हुआ? देन द करंट ड्रा फ्रॉम द बैटरी इज 10 आई, उसके बाद जो करंट आने वालेगी उसमें वो कितनी आ गई? 10 आई। तो वैल्यू ऑफ एन कितनी होगी ये बताना है। देखो बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एन इक्वल रेजिस्टेंस है और आर जो है
ऑफ आर वैल्यू, सबकी वैल्यू जो है आर है। आर कनेक्टेड इन ए सीरीज़, बैटरी जो है ईएमएफ उसका ई है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। पहले सीरीज़ में जोड़ा है, कनेक्टेड इन ए सीरीज़, तो वहाँ पे एक सिंपल सा बना लो डायग्राम। तो मैंने ये कुछ सीरीज़ में लगा दिए। यहाँ पे बैटरी के साथ आर रेजिस्टेंस है, इन सब की भी वैल्यू आर है और ये टोटल कितने हैं, डैश 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 यानी एन आर है। यहाँ पे बैटरी बना दी। अब इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाता है आंसर। अगर सीरीज़ में है तो आर नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि एन आर प्लस आर। ये समझ आ गया, क्योंकि एक तो उसके साथ सीरीज़ में था ना वो बैटरी का खुद का, इसीलिए मैंने एन आर प्लस आर लिख दिया। या फिर इसमें से आर कॉमन कर लो तो ये ब्रैकेट में आ जाता है एन प्लस वन, ये आर नेट आ गया। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है कि अब हम उन्हीं को, पहले इसमें से करंट जो मिली हमें वो मिली है आई, तो सीरीज़ में और बैटरी की वैल्यू तो सेम रही होगी फिक्स, यानी कि ईएमएफ जितना दिया है ई, तो ई इज इक्वल टू आई आर लगा देंगे यहाँ पे, आई इंटू आर नेट, तो एन प्लस वन इंटू आर, ये आ गया पहला। सेकेंड केस में भी अब देख लेते हैं, उनको किस में जोड़ा गया है, पैरेलल में, बैटरी के साथ। तो भाई बैटरी में अगर पैरेलल जोड़ूंगा तो आर बाई एन टाइम्स आ जाएगा, प्लस एक आर और लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो पैरेलल में आपने सिस्टम सॉल्व किया होगा इस तरह से पैरेलल में बड़े सारे, फिर उसके बाद एक बैटरी का खुद का आर रेजिस्टेंस उसके साथ क्या आ जाएगा सीरीज में, तो ऐसा आ जाएगा इसका नेट, जैसा मैंने ये लिखा है। तो ये लिख दिया, और इसकी करंट कह रहे हैं 10 टाइम्स हो गई है स्टार्टिंग से, तो ये ई के बराबर, तो दोनों ई हैं, यानी फर्स्ट और सेकेंड बनाओ और इनको बराबर कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपका जो ये बनता है वो आई एन प्लस वन, इधर से भी आर कॉमन कर सकते हो आप, तो यहाँ से भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कर लिया है आर, ब्रैकेट में है 1 अपान एन प्लस वन, और यहाँ पे कितना करंट है 10 आई। आई से आर से ये सब उड़ा दो, ये उड़ गए। ठीक है, अब हमने लिखा इधर एन प्लस वन, और इधर आ गया अपना एलसीएम वगैरह लेके 10 अंदर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो 10 और प्लस 10 एन, और नीचे आ गया एन एलसीएम लेके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ये बन जाएगा एन का स्क्वायर प्लस एन, और इधर भेज देंगे तो आ जाएगा 10 एन माइनस का और 10 इक्वल टू 0। तो ये बन गया अपना 9 एन माइनस का 9 एन माइनस 10, और ये एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम अगर इसको देखें सॉल्व करके तो यहाँ 9 आना चाहिए और 10 भी, तो 10 बन जा 10, तो 10 माइनस 1 वो टूट जाएगा, एन का स्क्वायर माइनस 10 एन, माइनस की जगह प्लस लिख देते हैं, नहीं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन, और यहाँ पे माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब इनमें से देखो क्या आ जाएगा, एन कॉमन आ जाएगा तो एन माइनस 10 आ गया, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा तो एन माइनस 10 आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, बस आपका यहाँ से देखो एक n इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा इन दोनों का पेयर से, और एक n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा यहाँ से। तो आपका 10 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो n की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती रेजिस्टेंस की, तो वो 10 आंसर जो है करेक्ट है, तो ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 2013 में आया है। इस सवाल में क्या कह रहा है, द इंटरनल रेजिस्टेंस यानी ऑफ ए 2.1 वोल्ट सेल की विच गिव्स ए करंट इतने एम्पेयर का थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, 10 ओम के थ्रू जो है कितना दे रहा है, इतना। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का बताना है कितना होगा। देखो ये आपने एक सर्किट बनाया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी और इसके साथ एक इंटरनल, तो यहाँ पे बैटरी इसकी रेजिस्टेंस है 10 और इसकी हमने लेट कर ली आर, कैपिटल आर स्मॉल आर जैसा लेट करना चाहो, और बैटरी की वैल्यू हमें 2.1 वोल्ट दी है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.2। तो बस कहानी ख़त्म है, आपने सीधा सीधा इसको सॉल्व करना है, आंसर खत्म। तो 10 प्लस आर नेट रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो 2.1 यानी V है और करंट कितना है 0.2, आर नेट कितना आ जाएगा 10 प्लस आर। तो अब ये देखो यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से भी हटा दिया, तो ये आ गया 21/2। इधर से मैंने जाके 10 को माइनस कर दिया और ये आर, ये हो गया 20, तो 1/2 आ जाएगा। इसको एलसीएम वगैरह लेके तो आर की वैल्यू जो आ गई आपकी हाफ आ गई, यानी 0.5 इज़ करेक्ट आंसर। तो आंसर जो है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना आता है 2012 में सवाल आया है, सेल हैविंग ऑन ईएमएफ जो है ई है, इसका पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है आर, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के, कैपिटल आर के साथ जुड़ा हुआ है। एज द रेजिस्टेंस आर जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं। देखो डायग्राम बना के सब समझ आएगा। तो एक डायग्राम छोटा सा बनाओ, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गई, एक बैटरी आ गई, और यहाँ पे एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। अब ये क्या कह रहा है, द प्लॉट पोटेंशियल डिफरेंस वी का ग्राफ बनाना है अक्रॉस द आर, इसके अक्रॉस बनाना है, कितना आएगा, कैसा ग्राफ आएगा। अब देखो यहाँ पे बैटरी की वैल्यू है ई, और इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा वो आपको मिलेगा वैल्यू में, इसकी वैल्यू आ जाएगी वी टी। अब देखो ये तो फिक्स हो गई।
अब इसके अक्रॉस जो है जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करते चले जाओगे, रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा उसी तरह से इसके अक्रॉस वोल्टेज भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये वोल्टेज मैक्सिमम कितनी जा सकती है, वी टर्मिनल जितना, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती। अगर आप इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कर दोगे तब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसा ग्राफ होना चाहिए जो पहले इंक्रीज़ होने लगे और यहाँ पे देखो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट नहीं हो रहा ना, इधर कांस्टेंट नहीं हुआ, इधर देखो कांस्टेंट हो गया। तो ये कांस्टेंट हो जाए ग्राफ, तो इसका मतलब आंसर सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2011 में ये सवाल आया है, एक करंट ऑफ 2 एम्पेयर फ्लो कर रहा है 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, जब उसको एक बैटरी के अक्रॉस जोड़ा गया है तो सेम बैटरी सप्लाई एक करंट ऑफ हाफ एम्पेयर। अब वही बैटरी है लेकिन हाफ एम्पेयर का उसने कहा है कि करंट सप्लाई कर रहा है। व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए 9 ओम रेजिस्टेंस के साथ, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कितनी है ये बताना है। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको एक चीज़ लिखना है इधर कि EMF जो होता है, EMF इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा IR प्लस I कैपिटल R, ये वाला आ जाएगा आंसर। अब इसमें स्मॉल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो EMF जो है ये पहले वाले का हमने जो वैल्यू लिखा 2 एम्पेयर इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है पता नहीं, प्लस 2 और कैपिटल रेजिस्टेंस जो R है वो अपना 2 है, ठीक है। ये आ जाएगा, ये पहला। फिर उसके बाद दूसरा अगर पॉइंट बनाए तो यहाँ पे EMF तो वही है, सेम है, हाफ एम्पेयर का करंट है, हाफ और इंटरनल रेजिस्टेंस R प्लस 2 इंटू हाफ, यहाँ पे 9 ओम रेजिस्टेंस है, 9 ओम, 9 डाल दिया। अब ये फर्स्ट एंड सेकंड कर लो दोनों को बराबर और आंसर ख़त्म। तो यानी इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया, 2R प्लस 4 इज इक्वल टू हाफ R प्लस 9/2। अब इन दोनों को अगर मैं इधर से ये वाली चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये आ गया 2R माइनस 1/2R इज़ इक्वल टू 9/2 माइनस 4। एलसीएम वगैरह लेंगे, 4 दूनी 8, 1/2 आ जाएगा ये। अब आ गया यहाँ से अगर माइनस करें 2R माइनस हाफ R, तो ये आ जाता है 3/2R इज इक्वल टू 1/2। अब देखो 2 से 2 साफ हो गया, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1/3, यानी आंसर जो है B इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। 2009 में ये सवाल आया है, इसमें क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट मेजर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जो बैटरी के अक्रॉस होता है, यहाँ पे बैटरी लगा दी और ये छोटा सा इसके अक्रॉस जो मिलेगा ना, इसको टर्मिनल बोला जाता है VT। तो V मेजर कर लिया उसने ऑफ ए सेल, जिसका EMF कितना दिया है, E दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है। एज द फंक्शन ऑफ द करंट, जैसे कि इन्होंने बताया वो फंक्शन ऑफ द करंट है I फ्लोइंग थ्रू इट, द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ क्या होगा, हाँ बिटवीन V और I के बीच का ग्राफ का ये बताना है रिस्पेक्टिवली, इज़ इक्वल टू। देखो सिंपल सी बात है, इन्होंने बताया R जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है एज द फंक्शन ऑफ द, ठीक है। अब इसमें देखो इक्वेशन लिखना आना चाहिए, तो V टर्मिनल जो हम फार्मूला जानते हैं, यानी कि जो मेन बैटरी है उसकी वैल्यू से हमें माइनस करना पड़ता है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। ये फार्मूला आपको कैसे याद रखना है, जैसे EMF यानी मेन बैटरी कितना दे सकती है पोटेंशियल, तो वो V टर्मिनल प्लस IR के बराबर होता है। अब मैं V टर्मिनल निकालूंगा तो ये इधर चला जाएगा, तो ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन बन जाती है। अब इसका ग्राफ बनाओ, तो आप इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो क्या आता है, E तो पहले से है, यानी कि ये वैल्यू पहले से आएगी, फिर ये घटना स्टार्ट होगी, यानी डिक्रीज़, कुछ इस तरह से ऐसे डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगी। तो इसकी वजह से ये वाली लाइन जो हो गई अपनी V और R यानी I करंट के बीच का। तो अब ये कह रहा है कि इसमें बताओ स्लोप क्या देगा, यानी कि स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है। तो इंटरसेप्ट बच्चों देखो क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है ये वाला हिस्सा। तो इंटरसेप्ट यानी मैक्सिमम वैल्यू बैटरी की देगा, E देगा, यानी इंटरसेप्ट हमारा क्या है, इंटरसेप्ट हमारा E है। स्लोप देखो नीचे की तरफ जा रहा है, और स्लोप कैसे निकालते हैं, यहाँ पे वाली इस वाली इक्वेशन को देखना है ध्यान से। R के साथ जो अपना I है, ये तो इसके बीच में ग्राफ बन गया, ये इंटरसेप्ट ये वाला क्या हो गया, स्लोप। R जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्लोप हो गया। इसकी वैल्यू लेकिन माइनस में लिखेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ ये ग्राफ जा रहा है। तो आंसर में आना चाहिए E और माइनस R। तो आंसर देखो यहाँ पे भी है, लेकिन इन्होंने रिस्पेक्टिवली किसको बोला है, पोटेंशियल को पहले वर्ड लिया है, पहला लिया इन्होंने द स्लोप पहले वर्ड यूज़ किया, स्लोप मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरसेप्ट यानी बाद में। तो आंसर A इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2002 में सवाल आया ये, फॉर ए सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2.2 वोल्ट। व्हेन द सर्किट इज ओपन, जब ये सर्किट ओपन होगा, एंड रिड्यूसेस टू 1.8 वोल्ट, करंट कितना हो जाएगा, फिर वोल्टेज कितना घट जाएगा, 1.8 हो जाएगा। व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ दिस,
डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना होगा ये बताना है। तो भाई सिंपल सा है, तो देख लेते हैं क्या निकलेगा, कैसे आएगा। तो 2.2 पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, किसका, सेल टर्मिनल का, ठीक है। सर्किट को जब ओपन किया गया तो एंड रिड्यूसेस टू 1.8, यानी टर्मिनल वोल्टेज दिया है, VT आपको दिया हुआ है टर्मिनल वोल्टेज 1.8, ये हमेशा कम होता है मेन वाली बैटरी से। मेन बैटरी की वैल्यू है 2.2। अब आपको कैपिटल R की वैल्यू भी दी है और पूछा है कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो इसमें से हमें एक चीज़ समझना है कि भाई इंटरनल, आपको यहाँ से करंट निकल जाएगा, पहले करंट निकलेगा, फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा। V टर्मिनल इज इक्वल टू EMF माइनस IR। नेट करंट कैसे मिलती है, नेट करंट आपको मिलेगी जब आप टोटल रेजिस्टेंस वहाँ पे पुट वगैरह करोगे, V इज इक्वल टू IR डाल दोगे, VR नेट। यहाँ पे V जो टर्मिनल हमें यहाँ पे यूज़ करना है वो यूज़ करना है, हाँ यहाँ पे V बैटरी का आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि EMF लिखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे R नेट लिख दिया है, तो ये आपका आ जाएगा 2.2 I। R नेट की वैल्यू आ जाएगी अपनी 5 प्लस स्मॉल r, ये करंट की वैल्यू आ गई। अब करंट की वैल्यू अपने पास जो आई है उसको वहाँ पे पुट कर देंगे, 2.2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस r इज इक्वल टू I। अब इस वाले को उठाओ, यहाँ पे डालो और आंसर ख़त्म। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है वो आ जाएगा, V टर्मिनल इज़ कितना था, 1.8 इज़ इक्वल टू 2.2 माइनस IR। I की वैल्यू है अपने पास 2.2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस R इंटू, यहाँ पे हमें R डालना है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस वाला ये R आ गया। अब हम इसको LCM वगैरह ले लें, पहले तो ये माइनस कर लो, इधर जाके इधर से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.4 माइनस का इज इक्वल टू माइनस 2.2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस R इंटू R। देखो माइनस माइनस उड़ गया, यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो ये भी उड़ गया, तो ये 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 11। तो यहाँ पे 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ब्रैकेट में आ गया 5 प्लस R इज़ इक्वल टू 11R, ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है 5 2 जा 10 और 2R और ये है 11R। अब इसको अगर हम उधर जाके भेजते हैं, माइनस करते हैं, तो ये आ जाता है 11/11 माइनस 2, तो यानी कि 9R और यहाँ पे 10। तो अगर इसको सॉल्व करके देखते हैं, लास्ट में फाइनल आंसर आता है 10/9। स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10/9, यानी फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अगला जो है 2000 में आया है, एक कार बैटरी ऑफ EMF जो है 12 वोल्ट है, बैटरी की EMF यानी E दिया हुआ है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसका स्मॉल r की वैल्यू जो है 5 × 10⁻⁻2 ओम दिया हुआ है। रिसीव ए करंट ऑफ 60 एम्पेयर का करंट मिल रहा है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स से, देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी कितनी होगी। बहुत सिंपल है, बस आपको फार्मूला बच्चों ध्यान में रखना है। टर्मिनल कैसे आता है, जब E माइनस ऑफ IR कर देते हो तो V टर्मिनल आपको मिल जाता है। तो आंसर में कितना आ जाएगा, बैटरी की वैल्यू जो है खुद है 12 और जो करंट वगैरह सप्लाई हो रही है वो 50-60 है और इंटरनल रेजिस्टेंस 5 × 10⁻⁻2 है। तो ये आपका सॉल्व करके जो आंसर आता है 6 × 5 = 30, 300, 2 से काट करेंगे तो यानी 30, 12 - 3 इज इक्वल टू, ये आपका आ जाता है आंसर 9। तो आंसर नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1999 में आया, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी R ऑफ जो है 2 वोल्ट EMF, यानी EMF दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इट इज़ कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 3.9, ये मेन रेजिस्टेंस है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। द वोल्टेज अक्रॉस द सेल, यानी अक्रॉस द सेल का मतलब हो गया VT आपको निकालना है कितना होगा। देखो इसमें आपको एक तो वोल्टेज दिया है और 2 रेजिस्टेंस दिए हैं। 2 रेजिस्टेंस का मतलब है आप यहाँ से करंट निकालें। तो पहले V नेट यानी यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल टू IR नेट, दोनों सीरीज में लग जाएंगे। तो R नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 इंटरनल है प्लस 3.9, तो टोटल ये हो गया 4। तो E की वैल्यू जो है आपको पता है, उधर क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, नीचे 4 चला गया। अब इसको हमने निकाला और ये हमारा आ गया 0.5 एम्पेयर, यानी कि ये करंट की वैल्यू आ गई। अब अपना जो फंडा है टर्मिनल का वो क्या है, V टर्मिनल इज इक्वल टू जो आपकी EMF होती है माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस के वोल्टेज को माइनस करना होता है। EMF यानी मेन सप्लाई की वैल्यू जो है 2 है, माइनस I की वैल्यू हमने निकाला है 1/2 या 0.5 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 0.1 है। अगर इसको काटते हैं आप यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाता है 0. और छोटा था बहुत ज़्यादा, तो इसको यहाँ पे एक और 0 लगाया और यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसको आप माइनस करते हो तो ये आ जाता है 1.95।
तो आंसर जो आपका दिख रहा है वो ए वाला करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1992 में सवाल आया है, बैटरी ऑफ ईएमएफ दिया हुआ है, ई की वैल्यू इसकी दी हुई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आर भी दिया हुआ है 0.5। इस कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ जोड़ा गया है। तो वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द पावर डिलीवर्ड इन इट इज़ मैक्सिमम। तो पावर डिलीवर्ड इन मैक्सिमम वाला जो है एक थ्योरम होती है, उसके बारे में हम समझते हैं क्या होता है। मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैक्सिमम पावर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट है वो कहता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, तब आपको मैक्सिमम पावर मिलता है और उस पावर की एफिशिएंसी जो होती है ना वो 50% होती है। इसका मतलब हो गया आपका, अगर ये एक्सटर्नल सर्किट में आर लगा हुआ है यहाँ बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे इंटरनल उस बैटरी की स्मॉल आर, तो ये 50% एनर्जी को कंज्यूम करेगा और 50% ये एनर्जी कंज्यूम करेगा, यानी आउटपुट आपका 50% होगा। तो उस केस में हम मैक्सिमम पावर की वैल्यू बोलते हैं कि ये मैक्सिमम है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है खुद उन्होंने दिया है, यानी 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस है तो एक्सटर्नल भी कितना होना चाहिए, 0.5 ही होना चाहिए। तो ये आपका आंसर आ जाता है इसी के बेस पे, आंसर नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2018 में आया है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। एक बैटरी है, कंसिस्ट ऑफ ए वेरिएबल नंबर ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स। वेरिएबल नंबर में रखे हुए हैं कितने, एन आइडेंटिकल सेल एक जैसे, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, विच आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, सबके सबको सीरीज में जोड़ दिया गया है। द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी आर शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया एक साथ जोड़ दिया गया। तो द करंट आई इज मेजर्ड, करंट फिर मिला उससे, तो विच ऑफ द ग्राफ शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आई और एन के बीच में क्या रिलेशन आएगा, कैसे आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ क्या पता चलना है हमने, जो अपना पूरा सीरीज़ है इसमें ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने ये E1 R1 ऐसे सबकी वैल्यू एक जैसी है, E2 R2 ऐसे डैश डैश करके लगा दिया। तो इसका जो R नेट आएगा, R नेट इन सबको जोड़ के आ जाएगा यानी NR आ जाएगा, और जो E की वैल्यू आएगी E की, यानी E नेट जो है वो कितना आ जाएगा, सबको ऐड करके E इंटू N आ जाएगा, बहुत सारे जो लगे हुए हैं। अब इसमें करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V इज इक्वल टू आई आर लगा देंगे हम, तो V इज इक्वल टू आई आर नेट। तो V नेट कितना आ जाएगा यहाँ पे, E इंटू N इज इक्वल टू आई, और यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी NR। देखो N से N उड़ गया, यानी E डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल टू आर। आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा ना। एन के साथ तो कोई वेरिएबल नहीं, क्योंकि एन तो दोनों तरफ कट गया, एन के साथ तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो इसका मतलब आंसर जो आपका आना चाहिए वो कांस्टेंट या फिक्स वाला आना चाहिए, और वो आपका आंसर आ जाएगा ए। ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसको देखते हैं। 2013 में आया है सवाल। 2013 का ये सवाल क्या कह रहा है, 10 आइडेंटिकल सेल्स, ठीक है, 10 आइडेंटिकल सेल्स हैं, आर कनेक्टेड इन ए सीरीज आर नीडेड टू हीट ए वायर ऑफ ए लेंथ 1 मीटर का। 10 सेल लगा के वो हीट कर रहे हैं, ठीक है, उसको, ठीक है, 10 सेल्स लगे हैं यहाँ पे, एंड रेडियस जो है उसका आर है, और 10 डिग्री सेल्सियस उन्होंने हीट किया और टाइम टी लगा। हाउ मैनी सेल्स विल बी रिक्वायर्ड, और कितने सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी हीट करने के लिए, लेकिन 2 मीटर का तार हो गया है, यानी कि रेजिस्टेंस डबल हो गई और सेम रेडियस है, सेम टेम्परेचर हीट करना है। तो अब ऐसा हमें फार्मूला ढूंढना है जिसमें वेरिएबल हो अपना वोल्टेज और एक अपना वेरिएबल हो रेजिस्टेंस के साथ, और इसके साथ वेरिएबल हो, और उसमें टाइम पीरियड वगैरह बाकी सेम है, ठीक है। तो अब हमें एक हीट का फार्मूला याद रखना चाहिए, MS डेल्टा टी, ये वाला एक फार्मूला होता है हीट का, जो आपने 11वीं में पढ़ा है। तो M यहाँ पे मास है जो वाटर वगैरह हीट करेंगे, S स्पेसिफिक हीट है, चेंज इन टेम्परेचर यानी कितना बदलाव आया उस टेम्परेचर में, ये चीज़ दी हुई है। अब हीट कर रहे हैं तो अब हमें ऐसा फार्मूला ढूंढना है जिसमें V भी आता हो, वेरिएबल V हो लेकिन, और अपना एक क्या आ रहा हो, रेजिस्टेंस इसमें डबल हो गया है क्योंकि अगले वाले का रेजिस्टेंस चेंज हुआ है। तो हमें ऐसा फार्मूला ढूंढना है, तो V² अपान R आ गया ये रेजिस्टेंस, और इसके साथ टाइम आ गया T, V² अपान R इंटू T। अब ये बच्चों आ गया, देखो अब इसमें से हमें जो चीज़ चाहिए वो हम उसके प्रोपोर्शनल कर लेते हैं, बाकियों को कैंसिल कर लेंगे। जैसे मुझे मास नहीं चाहिए, स्पेसिफिक हीट नहीं चाहिए, यहाँ से टाइम पीरियड का लेना देना नहीं है क्योंकि टाइम पीरियड दोनों केस में उन्होंने सेम बोल दिया है।
तो अब अपना जो प्रोपोर्शनल का साइन आया डेल्टा टी इज़ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अपान आर। अब इन दोनों का हमें यूज़ करना है और आंसर ख़त्म। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखते हैं। चेंज इन टेम्परेचर पहले वाले में कितना होना चाहिए 10, अगले वाले में भी सेम ही लाना है, तो यानी कि ये भी हट गया, यहाँ से ये भी हट गया, और इस वाली चीज़ को आप यहाँ पे ये भी हटा सकते हो, यहाँ पे आप टेम्परेचर वाला हिस्सा भी काट दो क्योंकि ये भी प्रोपोर्शनल है, क्योंकि सेम चीज़ लानी है, सेम 10 डिग्री तक लेके जाना है। तो इसका मतलब है अब अपने पास जो है बचा है आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर। ये आपका आ गया है कंसेप्ट। अब यहाँ से बस आप फटाफट इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ और कर देता हूँ। रेजिस्टेंस पहले का है आर, और यहाँ पे वोल्टेज कितने सेल्स लगाए गए थे 10, और अगर मान लेते हैं उसकी वैल्यू है ई, तो ये 10 ई आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अगले का रेजिस्टेंस हुआ है 2 गुना 2R, और यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कितने आएंगे n लिख देता हूँ, n इंटू ई। ठीक है, यहाँ पे बस सिंपल सी बात n इंटू ई, ई से ई उड़ गया, r से r उड़ गया, n की वैल्यू अपने पास आ गई 20। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। n की वैल्यू कितनी 20 आनी चाहिए। तो आपका आंसर दिख रहा है वो है ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2006 में आया है। 2 सेल हैं हैविंग द सेम ईएमएफ। ये बात बहुत है इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ मार्क करें। 2 सेल हैं और दोनों का ईएमएफ सेम है। आर कनेक्टेड इन सीरीज में जोड़ा गया है थ्रू आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। सेल्स हैव इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1 है एंड R2 है। R1 जो है ग्रेटर देन है R2 से, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो व्हेन द सर्किट इज क्लोज, जब सर्किट बंद हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज 0 हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ आर बताना है कितनी होगी। दोनों सेल की वैल्यू इन्होंने पहले बता दिया भाई सेम, ठीक है। आर कनेक्टेड इन ए सीरीज जोड़ दो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया इंटरनल और एक ये सेल, यहाँ पे इन दोनों को सीरीज में जोड़ा गया, ऐसे लिख दिया। इन दोनों की वैल्यू ई ले लेते हैं क्योंकि सेम ही है। और कह रहा है कि एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ा गया है इसको। हाँ, यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स ये अपना आ गया आर रेजिस्टेंस का। R2 की वैल्यू जो है छोटी है, यानी कि अगर इस वाले की बात करें तो ये R2 आपका आ गया, ये R1 आ गया। अब क्या कह रहा है आगे, व्हेन द सर्किट इज क्लोज, जब सर्किट क्लोज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल, पहले सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है 0। यहाँ पे मान लो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर कितना होगा ये बताना है। तो आर की वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी आएगी। अब हमें यहाँ पे सोचने वाला है कि भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि ये बैटरी यूज ही नहीं हो रही है जब इन्होंने सर्किट के साथ जोड़ा। तो इसका मतलब है कौन सी सेल में बैटरी जो है यूज हो रही है। पहले तो आप उसका नेट निकालो, आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और अगर बाहर वाले सोर्स के साथ भी निकालो तो वो आंसर आ जाता है इसका यहाँ पे R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R कैपिटल R नेट। ये आ गया अपना नेट, ठीक है। अब ये अपना जो बोल रहा है उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। इसने बोला है कि दोनों की बैटरी की वैल्यू बराबर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 0 हो जाता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। तो इसको पहले लिखना सीखो। तो E माइनस IR जो भी करंट आएगा इसके अक्रॉस कितना हो जाना चाहिए 0, ठीक है, IR1। अब हमें नेट करंट कहाँ से मिलेगी बेटा, वो मिल जाएगी आपको पूरा ये वाला सर्किट का पूरा फार्मूला वगैरह डाल के। तो अपना यहाँ से करंट निकाल देते हैं नेट, इसको हम यूज़ कर लेते हैं V इज इक्वल टू IR, ई नेट दोनों को मिला के यानी ट्वाइस ऑफ E इज इक्वल टू IR में कितना आ जाएगा दोनों की R1 प्लस R2 और एक कैपिटल R इज इक्वल टू दिस। तो करंट की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू I। ये आ गया है अपना I। अब यहाँ पे हम डाल देंगे इस वाले में, यहाँ पे I की वैल्यू, तो E माइनस I की वैल्यू अपने पास जो I है वो है अपना यहाँ पे ट्वाइस ऑफ E डिवाइडेड बाय R1 R2 और कैपिटल R, साथ में यहाँ पे ऊपर R1 भी है इक्वल टू 0। अब देखो ये उधर चला जाएगा तो ये वाली चीज़ उधर भेज दो, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पे जगह कम हो गई है, ये बना लिया हमने, ये ठीक है, ये थोड़ा सा अब ठीक है। हाँ, अब देखो ये क्या आ जाता है यहाँ पे, ये अब उधर भेज देते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस कैपिटल R। ये E उड़ गया, ये 1 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहीं पे इधर लिख देता हूँ मैं R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू R1 के बराबर आ जाएगा, साथ में 2 भी है, ट्वाइस ऑफ R1।
तो आर की वैल्यू जो है हमें पूछा है, तो ट्वाइस ऑफ R1 माइनस ये चला जाएगा आर, अपना R1 उधर माइनस हो जाएगा जाके, माइनस R2 भी हो जाएगा। तो R की जो वैल्यू आई वो R1 माइनस R2 आ जाएगी। तो आंसर जो है आपका देख लेते हैं कौन सा है। तो आंसर नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 2005 में आया है, कह रहे हैं कि EMF जो है 18 वोल्ट का है और उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है। ठीक है, ये एक बैटरी का सेटअप बना दिया है। 12 वोल्ट और 1 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, 12 वोल्ट 1 ओम। ठीक है, अब कह रहा है कि वोल्ट मीटर V की रीडिंग क्या होगी। देखो इसमें किरचॉफ लॉ लगाना है और ध्यान से समझना। इसमें क्या है कंसेप्ट कि भाई ये वाला जो है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर के अंदर, तो इधर तो करंट जाएगी नहीं, तो क्रॉस कर दो। तो अब हमें यहाँ पे लगा देना है किरचॉफ्स लॉ। ऐसे चल रहा हूँ मैं यहाँ से। तो लगाने का तरीका क्या है, जैसा जैसा टर्मिनल दिखेगा वही हमने साइन लेना है। तो लगाने का तरीका क्या कह रहा है भाई कि पहला साइन दिखा माइनस का, तो माइनस 18 और बैटरी का यहाँ पे देखो पहले प्लस, ये रेजिस्टेंस का यहाँ पे पहला तार आएगा प्लस का, क्योंकि हाई से लेके लो की तरफ करंट जाता है। तो ये ऐसे जाएगा, तो ये पहले प्लस दिखा, तो प्लस का 2 इंटू आई। अगली लाइन में यहाँ पे पहुँचे, देखो ये प्लस का हाई होगा, ये माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ट्वाइस इंटू 1 इंटू आई, क्योंकि 1 है ओम यहाँ पे। फिर अगले में यहाँ पे जो पहला टर्मिनल लिखा बैटरी का वो कितना है 12 इज इक्वल टू 0। 12 और ये 18 किया तो माइनस 6, ये कितना तो हो गया 3 आई इज इक्वल टू 0। तो 6 उधर भेज दिया प्लस का, तो 3 आई इज इक्वल टू 6। और ये आपका आंसर आया, यहाँ से करंट की वैल्यू आ गया 2 एम्पेयर। अब हमें क्या करना है, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। अगर बड़े वाले के क्रॉस आप टर्मिनल वोल्टेज निकालते हो तो वही आपका पूरा वोल्ट मीटर की रीडिंग होती है, यहाँ और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज। वो कैसे निकालते हैं, EMF इज इक्वल टू EMF माइनस IR इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज VT। तो ये आपका आंसर आ जाता है VT इज इक्वल टू EMF यानी 18 वोल्ट माइनस 2 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 2, यानी 18 माइनस 4, यानी कि आंसर कितना आ गया 14। तो आंसर कौन सा है आपका, जो डी आंसर है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब 2 आइडेंटिकल बैटरीज हैं। ठीक है, ईच ऑफ EMF जो है 2 वोल्ट दिया है, दोनों की EMF जो है 2 है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है। आर अवेलेबल टू प्रोड्यूस हीट। ठीक है, हीट प्रोड्यूस करने के लिए इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाय पासिंग ए करंट थ्रू इट। ठीक है, द मैक्सिमम पावर, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन, मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डेवलप्ड अक्रॉस ए आर। तो मैक्सिमम पावर के ऊपर मैंने क्यों मार्क कराया, मैक्सिमम पावर के केस में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ये बात याद रखना हमेशा। ये अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था, मैक्सिमम पावर कंसेप्ट। ठीक है, मैक्सिमम पावर लॉ या थ्योरम। तो यहाँ से हमने ये बात नोटिस कर ली और लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसकी बैटरी का सेटअप बना लो। ठीक है, ये लगाया इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर उसके साथ हमने एक बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ा, ये वाला, ये अपना R है, ये भी R है। EMF इसकी बैटरी की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट। R की वैल्यू भी दी है उन्होंने 1 ओम। ठीक है ना, तो अपना ये वाला कितना हो जाएगा 2 ओम, क्योंकि उसी के दोनों का नेट मिला के, तो नेट इधर से कितना बना 1 1 2। अब हमें किरचॉफ लॉ लगा देना है इसके अंदर। करंट निकाल लेते हैं फटाफट। किरचॉफ लॉ लगाने के लिए मैं इस तरह से चल रहा हूँ, इसके अंदर मूवमेंट कर रहा हूँ। तो देखो ये वाला अपना हो गया पहला टर्मिनल, यहाँ पे ऐसे, ये वाला पहला टर्मिनल प्लस फिर माइनस, और ये आ गया माइनस फिर प्लस, ऐसे चलते जाना है। तो प्लस का आ जाएगा IR, I इंटू R की वैल्यू 1 है, तो इधर से R हटाई दो, तो ये मैंने लिख दिया I प्लस बैटरी की वैल्यू है कितनी, माइनस का लगेगा 2 साइन, माइनस का 2, क्योंकि माइनस का टर्मिनल पहले आया। फिर यहाँ पे देखो ये हाई टर्मिनल है, ये माइनस, क्योंकि करंट ऐसे चल रही है ना, हमने अज्यूम किया है, तो जिसकी वजह से ये प्लस, फिर उसके बाद आ गया I प्लस का। अगले वाले में लिखा है -2, फिर से टकराया। अगली बार यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का, फिर से ये माइनस का आया, प्लस का आया, तो ये प्लस का अपना आ गया कितना 2I इज इक्वल टू 0। बैटरी को देखो 2 और 2 कितना हो गया 4, माइनस का 4 उधर भेज देते हैं, और ये भी कितना हो गया 4, तो 4I इज इक्वल टू 4। तो करंट की वैल्यू आ गई अपनी 1 एम्पेयर आ गई I। ठीक है, करंट निकाल दिया। अब हमें करंट मिल गया है, तो बस मैक्सिमम पावर वाला जो है कंसेप्ट लगाना है और आंसर खत्म। वो क्या कहता है, पावर इज इक्वल टू I² इंटू R। तो R आपने वो डालना है जो मैक्सिमम वाली वैल्यू मिली है आपको। करंट कितना है 1 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2, तो आंसर कितना आ गया 2 वाट। तो आपका आंसर आ गया है 2 वाट। तो आंसर जो दिख रहा है वो हमें बी वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 1988 में आया है, ये क्या कह रहा है,
दो बैटरी हैं ऑफ EMF 4 वोल्ट, ठीक है, एक की 4 वोल्ट वैल्यू है और एक की है 8 वोल्ट, ठीक है, 8 4 और 8 दिया हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस उनके दिए हुए हैं, कनेक्टेड इन सर्किट अक्रॉस ए 9 ओम रेजिस्टेंस। द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस P और Q के अक्रॉस कितना होगा ये बताना है। देखो भाई किरचॉफ्स लॉ लगेगा, सिंपल सी बात है, चलो अप्लाई कर लेते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ हम देख लेते हैं, करंट कैसे है, ये बड़ी वाली बैटरी को देखा और उसके अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन लगा दी यूँ, ठीक है। अब किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, इस तरह से चलना स्टार्ट करूँगा मैं Q से, ठीक है। अब हमें साइन कन्वेंशन देखना है ध्यान से। तो करंट जहाँ से जा रही है यहाँ पे ये हाई टर्मिनल प्लस का साइन और ये माइनस का, बैटरी में खुद लगाया है, छोटा वाला होता है माइनस, बड़ा वाला प्लस, ये माइनस है, ये वाला बड़ा वाला प्लस है, ठीक है। ये भी पता चला प्लस और माइनस, यहाँ पे ये हाई है तो ये प्लस ये माइनस, करंट की डायरेक्शन में गया ये प्लस और ये माइनस, बस बेटा लगा दो फटाफट आंसर आ जाएगा। अब देखो ये पहला बैटरी का मिला है ट्वाइस इंटू आई, क्योंकि आई है, फिर उसके बाद माइनस का टकराया 8, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का टकराया 4, फिर उसके बाद टकराया प्लस का 2 1 आ गया और आई, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से ये टकराया 9 का, तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं प्लस 9i इज़ इक्वल टू 0, जहाँ पे हम पहुँचते हैं वहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखो 9i 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12i आ गया ये, और ये कितना बना 8 और इससे माइनस करें तो -4 आया इज इक्वल टू 0। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/12 यानी कि 1/3। इस तरह का आंसर देखो पहले तो, हाँ एक ही है ऑप्शन पहला वाला, और लेकिन वोल्टेज भी देख लेते हैं कैसे। अब हमें करंट मिल गई, देखो करंट मिल गई, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो लिखना सीखते हैं कैसे हैं। इसने बोला है Vp पहले रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स Vp एंड Vq। चलो मैं पहले निकाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा Vq हाई पोटेंशियल है माइनस Vp ऐसे लिख दिया। अब आप इसमें फार्मूले में डाल दो, यहाँ से हमें चलना स्टार्ट करना है, तो ये 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी आई है अपनी 1/3। फिर उसके बाद बैटरी की वैल्यू लिखनी है, बैटरी की वैल्यू माइनस की टकराई 8, फिर अगली वाली जो टकराई है वो 4 प्लस का 4, फिर अगला कितना आया है 1, और बैटरी करंट की वैल्यू कितनी है 1/3, 1/3 इंटू 1। अब इसको करो सॉल्व, तो ये आ जाता है अपना 2/3 और ये 1/3, इसके साथ ऐड करो तो 3/3 हो जाएगा, तो इसको हटा के यहाँ पे 3/3 लिख दिया, -8 और 4 इसको भी सॉल्व कर लेते तो यहाँ 4 आ जाता। अब यहाँ पे हम जब ये सब चीज़ सॉल्व करते हैं तो ये अपना आंसर जो आता है 3 आ जाता है, यहाँ से कट के -3 आ जाता है ना, -3 आएगा। लेकिन VQ माइनस VP, और उसने क्या पूछा है VP माइनस VQ, तो जो आपका अगर ये उल्टा किया है तो अगर यहाँ पे उल्टा करते हो तो साइन प्लस आ जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो यानी कि पहला आंसर जो था, कंसेप्ट के साथ आप सीखें। अगला है, अब इसमें भी बहुत ज़बरदस्त किरचॉफ लॉ लगेगा और सिंपल सा सवाल हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VA माइनस, जहाँ से बोला है बच्चों वहीं से लगाना है, ध्यान से देखना है। देखो करंट की डायरेक्शन उसने खुद दे दी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने वही साइन लिख दिया VA माइनस VB इज़ इक्वल टू, लगाना स्टार्ट करो। देखो करंट इधर से जा रही थी, ये पहला हाई पोटेंशियल प्लस का, ये साइन माइनस का, इसमें खुद ही बना है, यहाँ पे ये फिर से प्लस बन जाएगा, ये माइनस। अब लगा दो, यहाँ पे कितना आ गया 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 2 एम्पेयर, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, और बैटरी का जो टर्मिनल टकराया है +3 लिख दिया। फिर उसके बाद ये आया प्लस का 1, ठीक है लिख दिया, और इंटू करंट कितनी जा रही है 2, तो अब बस आंसर आ गया 2 दूनी 4, 3 + 2, तो 4 3 7 और 2 9, तो यानी प्लस का 9। तो आंसर कौन सा है प्लस का 9, डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो कह रहा है इन द सर्किट्स ऑन द सेल्स A एंड B हैव द नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। सेल जो हैं इनके पास खुद का रेजिस्टेंस नहीं है, नेग्लिजिबल है मतलब। अब VA की वैल्यू जो है ये 12 वोल्ट है, और हाँ ठीक है, रेजिस्टेंस जो R1 है ये 500 है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ये जो बीच में लगाया है ये 100 है। गैल्वेनोमीटर का जो G है सोज नो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब इसके अंदर करंट 0 है, I की वैल्यू 0 है, बहुत सिंपल हो गया। अब वो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ VB की वैल्यू बताओ कितनी होगी। यार VB की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, देखो पहले किरचॉफ लॉ लगा लो, चाहे तो किरचॉफ लॉ लगाओ, आंसर ख़त्म। किरचॉफ लॉ लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं A से, और इस तरह से लगाते हैं। करंट इधर से गई, इधर गई, फिर इधर चली गई, उधर तो करंट गई नहीं, तो 0 करंट है। तो किरचॉफ लॉ लगाते हैं, तो V = IR, तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। पहला हाई पोटेंशियल तो प्लस 500 इंटू आई, अगले में भी लिखा प्लस 100 इंटू आई, फिर वो बैटरी का टर्मिनल टकराया माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो ये अब सॉल्व करो तो ये आ जाता है 600 I इज इक्वल टू 12,
आई की वैल्यू जो आई करंट की वो 12/600 आ गई। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो 6 दूनी 12 2 और ये कट जाएगा 50, तो 1/50 आ गया। 1/50 तो 1/50 अपने पास करंट आई है। अब एक बात बताओ, इधर जो करंट है वो तो सेम ही रहेगी, अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे भी होगा, तभी तो वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको रेजिस्टेंस तो पता ही है, बस आंसर ख़त्म। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है उसका 100, V इज इक्वल टू आई आर, 1/50 इज इक्वल टू V। तो ये आंसर आ जाता है 2। तो आंसर क्या है, बी इज़ करेक्ट आंसर। अच्छा, इसका सेकंड मेथड एक बारी अगर देखना चाहो तो वो ज़्यादा आसान है, देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। सेकंड मेथड क्या कहता है, उसको बोलते हैं जंक्शन मेथड, ठीक है। बहुत अच्छा है, इजी है, अगर कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। देखो क्या कहता है वो, आपको करना क्या है, बस पोटेंशियल का नाम जैसे जैसे वैल्यू दिया है उसकी अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। यहाँ पे 12 दिया है, इधर हमें निकालना है। इसका हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 500 और इसका हमने ये दिया हुआ है 100। अब हमने क्या करता है जंक्शन पोटेंशियल कि आप इसको हाई मानो तो यहाँ पे आप 12 वैल्यू लिख दो, इधर 0, इसके लोवेस्ट को 0 मानना है। इनका डिफरेंस हमेशा 12 का मेंटेन करना है। तो ये भी 0, ये भी 0, अब ये 0 हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि भाई इस जगह पे कितना है, तो उसको हमने एक्सलेट कर लिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आंसर फटाफट निपट जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना है V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस एक्स यानी V पोटेंशियल डिफरेंस, और रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है 500 और करंट की वैल्यू I। तो ये अपना आ गया 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 500। ये I1 आई पहले आ गई। अब यहाँ से भी देख लो, इसमें भी करंट सेम ही रहेगा क्योंकि उधर करंट तो गया ही नहीं है। तो x माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 100 इज इक्वल टू I। अब इस I को यहाँ पे बराबर कर लो, पुट कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 12 माइनस x डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 उड़ गए, 5 उधर चला गया, 5x। 12 माइनस x इक्वल टू 5x, यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। अब ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 6x हो गया, ये 12 हो गया, और इसको कट किया तो कितना आ गया 2। x की वैल्यू अपनी आई 2, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो 2 यहाँ पे है, ये तार का पूरा 2 रहेगा, 2 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना आ गया 2 माइनस 0, तो यानी 2 का। तो ये भी आंसर आ गया यहाँ से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब 2011 में आया है बढ़िया सवाल किरचॉफ्स लॉ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, कंसेप्ट भी सीख लो अच्छे से। इसमें दोनों जंक्शन लॉ और लूप लॉ दोनों लग रहे हैं। सर्किट शोन इन द फिगर इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज टेकन टू बी 0। ए पे पोटेंशियल 0 लिया है उसने, ठीक है। द पोटेंशियल एट बी पे कितना होगा भाई साहब, ये बताना है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो पहले तो यहाँ से हमें करंट की वैल्यू दी, डायरेक्शन दी है, ये ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पे करंट इस तरह चला गया है, ठीक है ना। यहाँ पे करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर है, पहले 1 था, तो 1 कहाँ से आया होगा, 1 नीचे से आया होगा। जंक्शन लॉ यही तो कहता है जितना आया उतना ही गया। यहाँ पे 1 एम्पेयर, इसका मतलब नीचे वाले में करंट की डायरेक्शन हमें पता चल गई है। अब वो कह रहा है VB और VA के बीच का पोटेंशियल बताओ, यानी VA 0 दिया है। तो हम देख लेते हैं सिंपल सा कंसेप्ट, क्या लगाना है आपने, किरचॉफ्स लॉ। VA से स्टार्ट करना है कहानी, VA माइनस VB ऐसे लिखना इक्वल टू, अब यहाँ से स्टार्ट करा तो ये पहला टर्मिनल दिखा माइनस का, तो -1। फिर इसके बाद यहाँ पे गए, इस तरफ अपोजिट जा रहे हो, देखो आप इधर जा रहे हो, तो मतलब करंट यहाँ से आ रही थी, हाई हो गया, ये माइनस का हो गया, तो रेजिस्टेंस का आपने माइनस देखा, तो -2 इंटू 1 इसमें करंट था 1 एम्पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से आपका पहला टर्मिनल दिखा प्लस का, तो प्लस का कितना लिखा 2, और इसकी वैल्यू को सॉल्व किया, ये देखो माइनस का 2, ये प्लस का कट गया, -1 आया। अब यहाँ VA की वैल्यू कितनी है दी 0, VB, तो VB की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस कट, तो आंसर आ गया 1। तो आंसर कौन सा है आपका, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2010 में आया, ये क्या कहना चाहता है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, किरचॉफ्स जंक्शंस लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। बिल्कुल सही है। जंक्शन लॉ जो है कहता है कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, यानी करंट बनती है चार्ज से, तो वो बिल्कुल उसके लिए वैलिड है। किरचॉफ्स लॉ लूप लॉ जो है फॉलो करता है, फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ही मैटर करता है, जैसे उसमें बोलता है पोटेंशियल यानी कि एनर्जी, पोटेंशियल से ही तो एनर्जी का फार्मूला आता है, क्योंकि Q इंटू डेल्टा V एनर्जी। अगर पोटेंशियल नहीं चेंज होगा तो फिर भैया एनर्जी का कैसे कुछ लेना देना होगा, तो यानी कि पोटेंशियल वगैरह, ये दोनों ही स्टेटमेंट सेम और करेक्ट आंसर है, सही है, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आता है इसमें D इज़ करेक्ट आंसर। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं बच्चों।
2009 में आया है, कंसेप्चुअल है, फिर से इसमें हमें किरचॉफ लॉ ध्यान से लगाना है। सी द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ करेक्ट। कौन सी करेक्ट इक्वेशन है ये अपना लगाना है, ठीक है। इसमें हमें ज़्यादातर हिंट मिल रहा है कि E1 E2 आपने सेल को सॉल्व करना है, एक बारी ऐसे इस पूरे लूप को सॉल्व कर लेना है। तो देख लेते हैं, चलो इसको मिटाओ पहले। तो बैटरी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम करंट लगा लेते हैं। ये इन्होंने खुद ही दिया है करंट की डायरेक्शन, देखो इधर एरो लगाया है, इसमें भी इधर लगाया है, तो इसका मतलब है करंट यूँ जा रही है सबका मिला के, ठीक है। यहाँ पे आएगी और इस तरफ से भी मिलके ऐसे इस तरफ भी जा रही है, ठीक है ना। बस बच्चों अब लगा देते हैं। यहाँ से मैंने किरचॉफ लॉ इसमें ऐसे लगाना है, तो ये नाम दे दिया A B C D और इसका नाम दे दिया E F। तो देखो अपना किरचॉफ लॉ लगाने का रूल क्या है कि यहाँ पे भाई देखो I1 करंट इधर गई, ठीक है ना, और इधर से भी I2 आई, तो दोनों का करंट मिलके इस वाले लूप के अंदर जो आएगा I1 प्लस I2 बन जाएगा। ये बात पहली बात ध्यान रखना है इसमें लूप में। तो अब टर्मिनल का ये हिस्सा बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, ये सिंबल लगा दो। करंट अंदर की तरफ आएगी तो यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस, ठीक है, और बाकी बैटरी में खुद ही होता है। तो यहाँ पे भी सिंबल देख लेते हैं, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, तो ये आ गया अपना प्लस का, ये आ गया माइनस का। बस अब लगा लेते हैं पहले लूप के अंदर। लूप कौन सा? A B C D A, इस लूप के अंदर चल रहे हैं हम, और हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो लगाना स्टार्ट किया, जैसे A और B की तरफ प्लस का तार, तो प्लस R आ गया, और R रेजिस्टेंस के साथ है I1 प्लस I2, ये आ गया, ठीक है भाई। अगला जो है इसके अंदर इंटर करेंगे वो भी प्लस का है, प्लस I और कौन सा है I1 और R1, ये लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी का टर्मिनल जो है अपना माइनस का मिला है, तो माइनस E1 इज इक्वल टू 0। अब आपको जैसे मान लो इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है इस तरह का, तो क्या करना है, माइनस इसमें से कॉमन कर सकते हो। तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन करूँ तो क्या बन जाता है, ये अपना माइनस का हो जाएगा, माइनस R ब्रैकेट में I1 प्लस I2 प्लस I1, ये भी माइनस का हो जाएगा यहाँ, क्योंकि माइनस कॉमन किया, माइनस का साइन यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता हूँ, देख लो यहाँ पे आ गया माइनस का, ठीक है, माइनस का I1 R1, और ये बैटरी का हो जाएगा प्लस टर्मिनल E1। तो अपना आ जाता है ये इस तरह का। ये आंसर मिल जाए या तो फिर नीचे वाला, तो कोई भी मिल जाए, दोनों आंसर सही है। तो देख लेते हैं पहला वाला इसमें मिल रहा है कि नहीं। भाई पहला वाला तो बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, पहला वाला ये भी नहीं मैच कर रहा है। E2 वाले को देख लो, E2 इसमें E1 है, ये भी नहीं मैच करेगा। नीचे वाला देख लेते हैं, ये प्लस का है, ठीक है, प्लस का टर्मिनल ये वाला, और बाकी ये देखो ये माइनस का आ रहा है, ये वाला अपना माइनस, ये लेकिन प्लस का आ रहा है, यहाँ पे ये भी नहीं मैच कर रहा है। नीचे वाला देख लेते हैं, E1 I माइनस का साइन, और ये भी ये वाला मैच कर गया है। तो यानी कि आंसर जो है आपका करेक्ट कौन सा है, डी आंसर। चलो बाय द वे मैंने एक में लगाया, उसी से आंसर आ गया। क्या पता आपका एक में नहीं लगता, इस वाले से आंसर नहीं आता, तो आप नीचे लगा के देखते, ठीक है, नीचे वाले में करके देखते, फिर आपका आंसर आता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये थ्योरेटिकल है, 2006 में आया है। ये क्या कहता है, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज रिस्पेक्टिवली। देखो पहला लॉ जो है चार्ज के लिए था, दूसरा जो है एनर्जी के लिए था। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ फर्स्ट लॉ, ठीक है, एनर्जी के लिए सेकेंड लॉ, तो यानी सी आंसर इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किरचॉफ फर्स्ट लॉ समेशन ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0 एट जंक्शन, ठीक है, डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए, ये होता है पहला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज का सवाल है, इंपॉर्टेंट होते हैं ये सवाल, देख लो समझ लो। 4 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, 4 आर्म्स होते हैं, उनके रेजिस्टेंस हैं PQRS, ठीक है। पहले तो बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज बना लो छोटा सा एक, ठीक है। इसकी नेमिंग देने का सबसे जो है इंपॉर्टेंट फंडा है ये कि आपकी NCERT के अकॉर्डिंग ही नेम दिया जाएगा PQRS। तो इसका नाम P हो गया, इसका Q, और जैसे आपने एरो इधर से देखा ना PQ, इधर से ही RS दे दो, तो ये आपका नाम याद रहेगा हमेशा, इसी तरह से जोड़ना है। और बैटरी यहाँ से जोड़ दी, और इसी के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया गया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर हमेशा बीच में लगा दिया जाता है, वो डिफ्लेक्शन वगैरह बताता है कि इसमें करंट आई कि नहीं। अब इन्होंने वैल्यू जो दी है उसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। भाई P की वैल्यू जो है यहाँ पे 10 ओम है, ठीक है, 10 ओम लिख दिया। इधर वाले की जो है Q की 30 है, और फिर उसके बाद R की वैल्यू है वो भी 30 है, यहाँ पे 30 डाल दिया, और S की वैल्यू जो है 90 है। बच्चों देखो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का चेक करने का तरीका है क्रॉस में मल्टीप्लाई, ये वाले सामने को मल्टीप्लाई करो, ये सामने मल्टीप्लाई करो, अगर एक जैसी वैल्यू है तो बैलेंस है, नहीं तो नहीं है। तो बिल्कुल दिख रहा है हमें 30 × 30, ये आ गया अपना
एक तरफ का, और 10 इंटू 9 90, ये भी आ गया तो ये भी 900 आया, और नीचे ये भी 900 आया, तो ये बैलेंस है। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो ये बीच वाला जो गैल्वेनोमीटर का इन्होंने रेजिस्टेंस दिया है कि उसका 50 है, ये यूज ही नहीं होना, तो हमें क्या करना फिर। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5, बैटरी की वैल्यू है 7। अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फटाफट ख़त्म कर देना है। तो इसमें पूछा है कि करंट की वैल्यू बताओ, द करंट ड्रॉ फ्रॉम द सेल कितना आएगा, ये आंसर आ गया आपका। देखो कैसे आता है, V इक्वल टू आई आर, तो आर नेट निकालना पड़ेगा, आर नेट कितना आएगा। देखो ये दोनों अब सीरीज में आ जाएंगे, 10 और 30 कितना हो गया 40, ये भी दोनों सीरीज में आ जाएंगे, 40 90 और 30 कितना हो गया 120। अब आपको आर नेट निकालना है, तो 1/40 प्लस 1/20 120, तो एलसीएम आ जाएगा 120। यह आपका आ जाएगा 12 से 4 इंटू 3 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, तो ये आ गया 4/120। इससे काटा तो ये कितना आ जाएगा 30, यानी आर नेट की जो वैल्यू आई है वो 30 ओम आई है ऊपर वाले सर्किट से, ऊपर वाले सर्किट से ये वाले से आई है। अब एक तो यहाँ पे भी है, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा उसके साथ सीरीज़ में, तो पूरा ओवरऑल जो ऑल रेजिस्टेंस मिला के कितना आएगा 30 + 5, तो आ गया 35। अब देखो करंट कितना आ जाएगा, बैटरी की वैल्यू 7 है, तो V इक्वल टू आई आर लगाया और आंसर निपट गया। 7 रेजिस्टेंस 35, और ये आपका आंसर आ जाएगा I की वैल्यू 7 और 5 कट गया तो 1/5, यानी कि ये आंसर आ गया। इस तरह का आंसर नहीं है, तो 0.2 आंसर होना चाहिए। तो आपका जो आंसर आया है वो D इज़ करेक्ट आंसर।